केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 चल रही थी अपनी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें हमने कल की क्लास में डायगोनल रिलेशन था बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में और लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में, वो हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद में आज अपना रहेगा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें साइलेंट फीचर ऑफ हाइड्राइड्स, यानी एस ब्लॉक की मेटल्स जो हाइड्राइड्स बनाते हैं उन हाइड्राइड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या लक्षण रहेंगे वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। अब हाइड्राइड्स क्या होते हैं, उसमें आता है कि जब एस ब्लॉक की मेटल्स हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके जो बाइनरी कंपाउंड्स बनाती हैं वे बाइनरी कंपाउंड्स हाइड्राइड्स कहलाते हैं। अब एस ब्लॉक की जो फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स है वो एमएच प्रकार के हाइड्राइड बनाती हैं, जबकि एस ब्लॉक के सेकंड वर्ग की जो मेटल्स हैं वो MH2 प्रकार के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। वैसे हाइड्राइड्स 4 प्रकार के होते हैं, लवणीय हाइड्राइड यानी सेलाइन साल्ट लाइक हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स और एक हो जाएगी इसमें पॉलीमर हाइड्राइड्स। उनमें से जो एस ब्लॉक की मेटल्स होती हैं वो जिन हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करती हैं वे हाइड्राइड्स सेलाइन या साल्ट लाइक या लवणीय हाइड्राइड्स की कैटेगरी में रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गए धातुएं 2 प्रकार के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगी। इसमें आता है कि सबसे जो स्टेबल हाइड्राइड्स होता है जो एस ब्लॉक की धातुओं के द्वारा बनाए जाते हैं उनमें से लिथियम, तो फर्स्ट इसमें तो ये आ गया कि 2 प्रकार के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगी और ये हाइड्राइड्स किस प्रकार के होते हैं, साल्ट लाइक हाइड्राइड्स यानी लवणीय हाइड्राइड्स की कैटेगरी में ये रखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये आता है कि एच ब्लॉक की जितनी मेटल्स हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की उन सभी में से लिथियम की धातु के द्वारा बनाए जाने वाला जो हाइड्राइड्स होता है लिथियम हाइड्राइड वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स होता है। ठीक है, एस ब्लॉक की सभी धातु में से बनाए जाने वाले हाइड्राइड्स में से सबसे मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स रहेगा लिथियम का हाइड्राइड्स। इसके अलावा एक हाइड्राइड्स और भी है, ये कैल्शियम है जो एस ब्लॉक का सेकंड ए ग्रुप की मेटल्स है उसके द्वारा बनाए जाने वाला जो ये हाइड्राइड्स होता है CaH2, ये हाइड्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिथ, तो कई बार एग्जाम में सीधे ही क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोलिथ क्या है, तो हाइड्रोलिथ क्या रहेगा कि हाइड्रोलिथ एक हाइड्राइड है जिसका फॉर्मूला CaH2 होता है और ये कैल्शियम का हाइड्राइड होता है, ये मोस्ट स्टेबल है और ये कैल्शियम का हाइड्राइड है, इसे हाइड्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये होगी इसमें हाइड्राइड्स की बात है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पे जो लिथियम हाइड्राइड्स है इसका यूज यहाँ पे किया जाता है सैनिक उद्देश्यों के लिए, यानी आर्मी वगैरह में या फिर वायुयान मौसम विभाग के द्वारा जो गुब्बारे होते हैं उन बैलून्स उनमें भरने के लिए हाइड्रोजन की जगह किसका उपयोग किया जाता है, लिथियम हाइड्राइड का उपयोग किया जाता है। तो बैलून्स में चाहे वो मौसम विभाग की तरफ से यूज किए जाए चाहे वो सैनिक उद्देश्य के लिए यूज किए जाए वहां पे गुब्बारों में भरने के लिए हाइड्रोजन की जगह लिथियम हाइड्राइड का उपयोग किया जाता है। हो गई ये बातें इसकी। उसके बाद में हाइड्राइड्स के बारे में देखें कि लिथियम हाइड्राइड के द्वारा बनाया जाने वाला ये क्या होते हैं, इनके जो कंपाउंड्स बनेंगे हाइड्राइड्स के द्वारा वो कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक की तरह ये कार्य करते हैं। तो लिथियम हाइड्राइड्स है उसके द्वारा बनाए जाने वाले लिथियम हाइड्राइड्स की रिएक्शन जब हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा LiAlH4 प्लस में बनेगा 3AlCl। सॉरी 4 ले लेंगे यहाँ पे, Al तो एक ही था, LiCl सॉरी 3LiCl का फॉर्मेशन अब यहाँ पे हो जाएगा, 4 ले लेंगे लिथियम, ये हो गया। तो लिथियम हाइड्राइड्स रिएक्शन जब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से करवाई जाती है तो वहां पे बनता है LiAlH4 जिसे हम बोलेंगे लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी प्रबल अपचायक होता है और ये कई रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचायक की तरह कार्य करता है। जैसे हम एक केमिकल रिएक्शन देखें इसकी कि ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स है, इसकी रिएक्शन जब LiAlH4 के साथ में करवाई जाती है तो यहाँ पे इसका क्या करेगा, आप चेंज कर देता है और इसको अल्कोहल में चेंज कर देता है। ये क्या बन गया, यहाँ पे अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसके द्वारा बनाए जाने वाला यौगिक क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कई रासायनिक अभिक्रियाओं में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। इसके अलावा और देखें तो जैसे सोडियम धातु है, सोडियम धातु का हाइड्राइड है NaH, इसकी रिएक्शन जब किसके साथ में करवाई जाती है, BH3 के साथ में करवाई जाती है बोरोन हाइड्राइड के साथ में, तो यहाँ पे बनता है NaBH4। इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम सोडियम बोरोहाइड्रेट बोलेंगे यहाँ पे इसको। और सोडियम बोरोहाइड्रेट है, ये भी किसकी तरह कार्य करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो हाइड्राइड्स होते हैं ऐसे धातुओं के, इनके द्वारा बनाए जाने वाले दो इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, एक तो LiAlH4 और एक NaBH4। दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं और अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचायक के स्थान पर इन्हीं का उपयोग किया जाता है। ये रहेंगे आपके लिथियम और सोडियम के हाइड्राइड्स। ठीक है, ये हो गए इसमें हाइड्राइड्स के साइलेंट फीचर वगैरह हो गए। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट सोल्वेशन टेंडेंसी। नेक्स्ट अपने टॉपिक रहेगा, छोटे छोटे टॉपिक है, सोल्वेशन टेंडेंसी। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है फिक्स है, सोल्वेंट टेंडेंसी। सोल्वेंट टेंडेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं विलायकन, विलायकन प्रवृत्ति। ठीक है, विलायकन प्रवृत्ति का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वो देखें कि अक्षार धातुओं के जितने भी आयंस होते हैं वो मतलब पहले तो अक्षार धातुओं के जो लवण होते हैं वो लवण वियोजित होंगे, आयंस बनाएंगे, क्योंकि लवणों में क्षार धातुएं आयनों के रूप में प्रेजेंट होती हैं। अब वहां पे जो आयंस बनेंगे वो जल, मान लीजिए विलायक के रूप में हम यहाँ पे जल का प्रयोग कर रहे हैं, तभी आ जाएगा जल योजन प्रवृत्ति, या जल की जगह कोई और विलायक हो तब आ जाएगा विलायकन प्रवृत्ति। और यहाँ पे हम विलायक के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं, जल का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो क्षार धातुओं के आयंस होते हैं वो आयंस क्या करते हैं, दो प्रकार के आयन होते हैं, यस ग्रुप के फर्स्ट वर्ग की धातुओं के आयन है और यस ग्रुप के सेकंड वर्ग की धातुओं के आयन है। ये आयंस है वो जब H2 से क्रिया करेंगे तो ये H2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन आयनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और चारों तरफ से घेर लेंगे तो ये आयंस इस विलायक सोलवेंट में क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे, और यही प्रवृत्ति उनकी विलायकन प्रवृत्ति कहलाती है। तो अक्षार धातुओं के लवण है, लवण में भी यही प्रेजेंट होते हैं आयंस के रूप में। तो इसमें लिखा जाएगा कि अक्षार धातुओं के या फिर एस ब्लॉक की धातुओं के जो आयंस होते हैं वो उनको H2O विलायक में विलय करने पर वे H2O विलायक में पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं, या H2O विलायक में उनका पूर्ण रूप से विलायकन हो जाता है। ठीक है, तो H2O विलायक में विलय होने की क्रिया क्या कहलाएगी, यहाँ पे विलायकन कहलाएगी। अब इनकी ये आसानी से विलय होते हैं, कौन सा आसानी से नहीं होता है, यही क्या कहलाता है, इसकी विलायकन की प्रवृत्ति कहलाएगा। अब देखो किस प्रकार से विलय होते हैं, जैसे अक्षार धातु का एक आयन था, इस ये चारों तरफ से किससे गिर गया, H2O के मॉलिक्यूल से गिर गया, ये एक लेवल बन गई, इस प्रकार से लिख देंगे, सॉरी एक लेवल बन गई। उसके बाद में ये यहाँ पे वीक बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे, यहाँ पे फिर H2 आ गया, इस प्रकार से ये जो सेकेंड लेवल बनेगी उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लेवल बोल देंगे, इसको बोल देंगे प्राइमरी लेवल। तो इस प्रकार से ये जो आयन था यहाँ पे अक्षार धातु का, ये चारों तरफ से जल के अणुओं से गिर गया, तो हम कहेंगे कि इस आयन का यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल के द्वारा क्या हो गया, विलायकन हो गया। ठीक है,
इस प्रकार से एक तो इसमें ये होती है प्रारंभ में जो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ना, इनके द्वारा जो जुड़ी हुई परत होती है H2 मॉलिक्यूल्स की, उसको बोलते हैं प्राइमरी लेवल। उसके बाद में ये वीक बॉन्ड से जो H2 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लेवल से बोलेंगे, या द्वितीयक परत यहाँ पे इसका नाम रहेगा। अब देखें कौन सा मॉलिक्यूल सॉरी कौन सा अक्षार धातु का आयन है वो इसमें आसानी से विलायक हो जाएगा, तो कौन सा है जो इसमें आसानी से विलायक नहीं होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं लिथियम पॉजिटिव से सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये आती है। देखिए इसमें कौन सा आसानी से विलय होगा। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि लिथियम आयन का आकार क्या है, स्मॉल साइज, सबसे छोटा है ये, जबकि सीजियम का साइज है यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा है, लार्जर साइज है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये मानेंगे कि लिथियम का आकार छोटा होने के कारण ये तेजी से गति करेगा, जबकि सीजियम धनायन का आकार छोटा होने के कारण ये आसानी से, मतलब कि इसकी जो स्पीड होती है गति करने की वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो हम ये मानते हैं कि यदि इनकी कंडक्टेंस या चालकता देखें तो चालकता में हम ये मानेंगे यहाँ पे कि लिथियम धनायन का आकार छोटा होने के कारण ये आसानी से इधर उधर गति कर देता है। इस कारण से इसकी चालकता सबसे बड़े आकार वाले सीजियम धनायन जिसकी गति या स्पीड बहुत कम होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की, इसकी चालकता से क्या होती है, अधिक होती है लिथियम वाले, जबकि ऐसा नहीं होता है, होता है इसका अपोजिट है कि लिथियम की चालकता सीजियम की चालकता से क्या होती है, कम होती है। इसका कारण क्या रहेगा वो देखें, इसका कारण रहेगा लिथियम या Li पॉजिटिव की विलायकन की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे इसमें, ये ऐसा किस कारण से होगा, तो इसमें आएगा कि लिथियम का आकार सबसे छोटा होने के कारण ये H2O मॉलिक्यूल के द्वारा आसानी से विलय हो जाएगा, यानी H2O मॉलिक्यूल है इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ये जो अब लिथियम आयन की साइज क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अकेले लिथियम की त्रिज्या, लिथियम आयन की त्रिज्या नहीं देखे, यहाँ पे हम रेडियस किसकी देखेंगे, लिथियम आयन H2O मॉलिक्यूल से गिर करके प्राइमरी सेकेंडरी लेवल बना रहा है ना, तो यहाँ पे जो लिथियम पॉजिटिव मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसकी रेडियस या साइज अब ये मानी जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हाइड्रेटेड रेडियस देखेंगे लिथियम की, और लिथियम का साइज छोटा होने के कारण ये सीजियम की कंपैरिजन में आसानी से विलय होता है, जिसके कारण से इसकी जलयोजित या हाइड्रेटेड रेडियस है वो सीजियम, हालांकि सीजियम भी इसी प्रकार से जुड़ेगा, लेकिन सीजियम के अंदर जो H2 मॉलिक्यूल्स है वो कम संख्या में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि सीजियम का आकार बड़ा होता है, इस कारण से सीजियम के नाभिक का H2O के मॉलिक्यूल्स पे अट्रैक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। तो H2 इस कारण से जो हाइड्रेटेड या जलयोजित लिथियम आयन होता है उसकी रेडियस या उसका साइज CS पॉजिटिव आयन की या हाइड्रेटेड CS पॉजिटिव आयन से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इस कारण से जब इसका साइज बड़ा हो गया, चारों तरफ H2 मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, इस कारण से लिथियम आयन है वो आसानी से गति नहीं कर पाता है। जब इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड समानुपाती होती है चालकता की, अब लिथियम हाइड्रेटेड हो गया, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो इसकी चालकता कम हो जाती है, जबकि सीजियम हाइड्रेटेड सीजियम है उसकी त्रिज्या कम होने के कारण से ये क्या करेगा, हाइड्रेटेड रेडियस सीजियम की कम होने के कारण से इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी लिथियम की तुलना में, स्पीड ज्यादा रहेगी तो इसकी चालकता का मान भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये थी विलायकन प्रवृत्ति लिथियम और सीजियम की। तो अपने क्वेश्चन ये आए कि हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होती है, Li पॉजिटिव की, सबसे ज्यादा विलायकन किसका होता है, Li पॉजिटिव का, सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, सीजियम की। आगे समझ में, ये थे आपके विलायकन प्रवृत्ति के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगी अपनी कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी यानी संकुलन की प्रवृत्ति, हिंदी में हम इसको बोलेंगे
संकुलन की प्रवृत्ति। संकुलन की प्रवृत्ति का मतलब होता है कि धातुएं हैं वो लिगेंड के साथ में जुड़ करके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाती हैं, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने की प्रवृत्ति को ही यहाँ पे क्या बोला जाएगा, संकुलन के नाम से जाना जाएगा। तो क्षार धातुओं द्वारा या फिर एस ग्रुप की धातुओं के द्वारा लिगेंड के साथ या इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति को कॉम्प्लेक्सेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी में क्या होता है कि कोई भी मेटल है वो कॉम्प्लेक्स बनाए, उसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या है कि मेटल है उसका साइज छोटा होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेटल की कंडीशन में रहेगी कि साइज छोटा होना चाहिए, उनके उसके ऊपर चार्ज है वो मैक्सिमम ज़्यादा होना चाहिए, और धातु आयन के पास लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए धातु के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, जिससे कि वो लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले लोन पेयर्स या इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण कर सके। तो ये सब विशेषताएं जिन धातुओं में होती है वे धातुएं ही लिगेंड के साथ क्रिया करके आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाती है। जबकि इसमें क्या होता है कि जो बेस मेटल्स होती हैं क्षार धातुएं, उनका साइज तो बड़ा होता है, चार्ज उनके ऊपर केवल ये +1 मिलेगा और सेकंड ग्रुप वालों में क्या मिलेगा, +2 मिल जाएगा, इससे ज्यादा चार्ज तो उनमें होता नहीं है। तब हम कहेंगे कि यहाँ पे केवल कुछ ही धातुएं ऐसी होती हैं जो कि अब सीजियम रुबीडियम में तो बनाती नहीं क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है, चार्ज +1 है तो आकार बड़ा चार्ज कम है, इस कारण से ये धातुएं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं बनाती हैं। इसमें आएगा लिथियम और पोटेशियम, ये दो धातुएं बनाती हैं, आगे वाले में बेरिलियम का होता है और मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम का तो जो क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स होता है ना उसमें मैग्नीशियम क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु रहेगी, और कुछ कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरिलियम के बनते हैं, लेकिन मैग्नीशियम वाला इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है क्लोरोफिल। इसके अलावा क्षार धातु में केवल दो धातुएं हैं लिथियम और पोटेशियम जो कि संकुल का फॉर्मेशन करती हैं। वो संकुल किस प्रकार के बनाते हैं, ये क्राउन ईथर टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्राउन ईथर क्या होते हैं कि पॉलीसाइक्लिक ईथर होते हैं, उनके द्वारा धातु पॉलीसाइक्लिक ईथर जब आपस में बहुत सारे ईथर आपस में मिलकर के पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बीच में थोड़ी सी कैविटी रह जाती है, उस कैविटी के अंदर अक्षार धातुएं जाकर के फिट हो जाती हैं। इस प्रकार से बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उन्हें क्राउन ईथर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्राउन ईथर क्या होते हैं, पॉलीसाइक्लिक ईथर होते हैं। देखें इसके अंदर आप क्या देखेंगे, इसमें रहेगा जैसे कि लिथियम का एक कंपाउंड्स देखें और एक हम इसमें किसका पढ़ेंगे, सोडियम का पढ़ेंगे, सॉरी पोटेशियम का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिथियम वाला देखते हैं, नाम रहेगा इसका लिथियम बेंजो, नाम रहेगा लिथियम बेंजो 12 क्राउन फॉर ईथर, ये इसका नाम रहेगा। अब इसमें आगे ना बेंजो, लिथियम आगे इसका मतलब लिथियम का है ये, तो बेंजो किस प्रकार से बनाएंगे हम, ये रहेगा बेंजो। ये बेंजो है ना साइक्लिक रिंग है, बेंजीन की बना दिया, यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है ऑक्सीजन। अब इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ होता है वो देखिए आप, यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन CH2 CH2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये 12 के क्राउन क्यों लिखे हैं, 4 ईथर क्यों लिखे हैं, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। ROR सॉरी ओ नहीं हुआ, आर होगा यहाँ पे। ये ईथर में क्या होता है, ROR फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में CH2 ऑक्सीजन CH2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH2 ये ऑक्सीजन। यहाँ पे होता है बीच में लिथियम प्रेजेंट होता है,
ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन बनाएगा, ये ऑक्सीजन बनाएगा और ये ऑक्सीजन बनाएगा। अब ये 4 ईथर लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन एटम 4 होने चाहिए टोटल। तो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 है। लिथियम बेंजो 4 ईथर, 4 ईथर का मतलब 4 का होंगे इसमें ईथर, ROR 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 और ROR, या फिर मान सकते टोटल ऑक्सीजन एटम इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। हो गए। 12 क्राउन का मतलब क्या है कि जो क्राउन बनेगा, मुकुट जैसी संरचना बनेगी, इस संरचना में टोटल कितने एटम होने चाहिए, 12। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें इसके नहीं बनाएंगे, ये तो अलग से, केवल इस रिंग में इसके 2 एटम ही पार्टिसिपेट करे, 2 को गिनेंगे। तो ये रहेगा लिथियम बेंजो 12 क्राउन 4 ईथर। पूरा ये जो पॉलीथर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी थी, इसमें बीच में केविटी रहेगी, केविटी में इतनी जगह थी, केविटी की साइज, इसमें केवल लिथियम धातु ही आ सकती है फिट। इस कारण से ये लिथियम का कॉम्प्लेक्स बन गया लिथियम बेंजो 12 क्राउन 4 ईथर। ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आप एक और है, इसमें पोटेशियम का है। ईथर कॉम्प्लेक्स बोल देंगे इसको। अब पोटेशियम वाला है, वो देखो क्या रहेगा। पोटेशियम वाले का नाम रहेगा पोटेशियम पोटेशियम डाई बेंजो, पोटेशियम डाई बेंजो एटीन क्राउन 6 ईथर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। देखें इसका फॉर्मूला, डाई बेंजो ना, इसका मतलब इसमें 2 बेंजीन रिंग है। एक तो इस साइड बना दी हमने बेंजीन रिंग, और एक इसकी बेंजीन रिंग हम बना देंगे यहाँ पे। ठीक है। डाई बेंजो कंप्लीट हो गया। पोटेशियम बीच में लिखना ही है, वो अभी लिख दो चाहे बीच में, ये पोटेशियम आ गया बीच में। तो पोटेशियम डाई बेंजो इतना बना दिया। अब ये बनाएंगे 18 क्राउन और 6 ईथर। देखें ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन बन गया। अब इसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा CH2 बीच में बना देगा, CH2 ऑक्सीजन, CH2 ऑक्सीजन। यहाँ पे भी सेम ऐसे बनाते हैं, CH2 ऑक्सीजन, CH2 ऑक्सीजन बन गया। अभी देखो इसके अंदर कितने 6 ईथर, मतलब 1 2 3 4 5 6 6 ऑक्सीजन होगी, 6 की 6 ऑक्सीजन इस प्रकार से पोटेशियम के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के जुड़ेंगे। 6 ईथर कॉम्प्लेक्स हो गया। 18 क्राउन चेक करें, यहाँ से चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18, टोटल 18 से मिलके बना हुआ ये क्राउन, इसलिए इसका नाम रहेगा 18 क्राउन 6 ईथर कॉम्प्लेक्स। ये रहेगा पोटेशियम का। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, इसमें जो केविटी बनती है, उस केविटी की साइज इतनी है जिसमें कि पोटेशियम का जो मेटल एटम है वो आसानी से इसमें फिट हो जाए। इस कारण से ये बन गए लिथियम और पोटेशियम के कॉम्प्लेक्स। और जो इसमें मैग्नीशियम वाला ही जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, और बेरिलियम के कुछ संकुल वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट 2 ही थे, ये याद पूछ जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद में नेक्स्ट अपने कॉम्प्लेक्स वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा अपना एल्किल एंड एरिल कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एस ब्लॉक धातुओं के एरिल और एल्किल कंपाउंड्स हैं। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।